नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में यूपी में बीजेपी को हुए भारी नुकसान के बाद से ही यूपी बीजेपी के अंदर काफी हलचल देखने को मिल रही है। बात अफवाहों और सियासी साजिशों से जुड़ी हुई है। पिछले करीब एक हफ्ते से हलचल और भी तेज हो गई। यूपी बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। इसके बाद से ही एक बार फिर से यूपी में सियासी बयानों का तूफान ऐसा उठा कि लखनऊ से दिल्ली तक लड़ाई पहुंच गई। मगर एक तरफ जहां राजनीतिक गलियारों में परिवर्तन की बयार लगातार जारी है, तो इन सब बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यों में लगे हुए हैं। प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों को कैसे तेजी में लाया जाए, कैसे तेजी विकास काम में किया जाए, आम लोगों को सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी हर रोज अपने अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। सीएम योगी इन दिनों लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन वर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, जिस तरह से पिछले एक हफ्तों में उत्तर प्रदेश में हम सियासी बयानबाजी और उठापटक देख रहे हैं, एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, उस बीच मुख्यमंत्री का लगातार इस तरह से बैठक करना, यह क्या संदेश देता है? क्या मुख्यमंत्री का जो टारगेट है वो क्लियर है? क्योंकि सामने चुनाव है और ऐसे में इन राजनीतिक बयानों को नजरअंदाज करते हुए मुख्यमंत्री ये बैठक कर रहे हैं। उस बैठक से संदेश क्या जा रहा है, चंदन? बिल्कुल, देखिए, बैठकों का लगातार दौर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तरह की बैठक कर रहे हैं, तमाम तरह की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वो चाहे अधिकारियों के साथ हो, चाहे सांसदों के साथ हो, चाहे मंत्रियों के साथ हो। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कल एक बड़ी बैठक किया था टीम 32 में, तमाम जो मंत्री थे वो शामिल थे और इसके साथ ही साथ जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर जो आगे की रणनीति है उसको भी तैयार की जा रही है। उसको लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि जो मंत्री हैं जिनका प्रवास लगाया गया है, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उस चुनाव में, तो वो तमाम मंत्री अपने अपने प्रवास पर इस समय हैं, अपने प्रवास पर रवाना हो चुके हैं। वहां साफ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का साफ तरह से और साफ संदेश है कि किसी भी तरह की हीला हवाली न देखने को मिला। हालांकि जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें करारी हार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठकें जारी, वो चाहे लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो, तमाम तरह की बैठक हो रही। लेकिन चुनाव में जो 10 सीटों पर चुनाव होना है, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसको लेकर टीम 30 की बड़ी बैठक की गई थी। तमाम जो मंत्री हैं उनको क्षेत्रों में लगा दिया गया है और उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड है, ये रिपोर्ट कार्ड मंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। उसके बाद जो प्रत्याशी हैं उनके नाम तय करे जाएंगे। हालांकि जो मंत्री है वो प्रवास पर है और तमाम जो जनता है उससे भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ जो राज्य सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां है उससे भी रूबरू जनता को करा रहे। साथ ही साथ बूथ अध्यक्ष पर, जो बूथ अध्यक्ष है और बूथ स्तर पर क्योंकि चुनाव होना है, इसको लेकर तमाम तरह की क्षेत्र में बैठकें चल रही है। जी चंदन, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया उसके बाद बैठक का दौर शुरू हुआ, तो पता यह लगा कि जो योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर तक पहुंची नहीं। इस बीच मुख्यमंत्री ने इस बात को माना, उसको एक्सेप्ट किया और बैठकों का दौर तब से शुरू हुआ। इस बीच जिस तरीके से ये सियासी बयान आ रहे हैं सियासी बाजार में, क्या मुख्यमंत्री इस बैठक से ये साफ संदेश देना चाहते हैं कि सियासी बयान किसी भी तरीके के आए, लेकिन जो फोकस है वो बैठक पर है और जनता तक योजनाएं कैसे सहूलियत से पहुंच सके, उस पर फोकस है मुख्यमंत्री का? चंदन, बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में ये करारी हार मिली है और योगी आदित्यनाथ खुद तमाम जनसभाओं में पहुंचे और जनसभाओं को संबोधित किया, तमाम जनता सुन के, साथ ही साथ उन्होंने कई विधायक सांसद उनका रिपोर्ट कार्ड भी मांगा, उनका फीडबैक भी लिया, साथ ही साथ अधिकारियों का भी फीडबैक लिया। वहीं अगर देखिए सरकार की योजनाओं की अगर बात कर ली जाए तो कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंची। इसको लेकर तमाम तरह की योगी आदित्यनाथ अब बैठक करना
उनकी बैठकों का शुरुआत की दौर जारी है और तमाम तरह की जो बैठक है वो करी जा रही है, क्योंकि विकास को अब नई राह देनी है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ तमाम तरह की बैठकें कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं कि जो जनता है उसको किसी तरह का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर तमाम जो दिशा निर्देश है वो भी अधिकारियों को जारी किए गए, साथ ही साथ तमाम जो नेता मंत्री हैं उनको भी जारी किए गए। चंदन, देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कोई भी हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधानसभा उपचुनाव हो, कोई भी हो, लेकिन एक चीज जिस तरह से साफ हो जाती है वो ये कि उत्तर प्रदेश की जो ये सीट जीतने की जो नाव है, ये इसके खेवनहार तो मुख्यमंत्री है, पूरा दारोमदार भी उनके कंधे पर है। लेकिन इस बीच, इन सारे बयानों के बीच मुख्यमंत्री का ये बैठक करना और विधानसभा चुनाव पर भी नजर बनाए रखना, ये क्या दर्शाता है? क्या मुख्यमंत्री किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं इन सियासी बयानों से, और इसी वजह से बैठकों का दौर और अधिकारियों को कड़ा संदेश की जो जनता की योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाना ही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अभी 2027 का भी चुनाव, विधानसभा चुनाव होना है और साथ ही साथ अभी हाल ही में जल्दी में ही 10 सीटों पर चुनाव होना है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच सके, उसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश जारी किया गया, साथ ही साथ जो मंत्री हैं उनको भी बता दिया गया है कि जो जनता है उसके तक जो सरकार की योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पर उतारी जाए और जनता को उसकी कुछ योजनाओं का लाभ मिल सके। इसको लेकर तमाम तरह की जो बैठकें वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में तमाम जिलों में गए और वहां का जो फीडबैक है वो भी योगी आदित्यनाथ को मिला। तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच सके, क्योंकि ये योजनाएं जनता के लिए ही बनाई गई है और जनता तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पा रही। इसको लेकर तमाम तरह की जो बैठकों का दौर है वो लखनऊ में जारी है, साथ ही साथ दिल्ली में भी जारी है। इसको लेकर तमाम जो प्रयास लगाए जा रहे हैं 10 सीटों को लेकर, उसको भी लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक किया था और 3 घंटे की जब बैठक हुई थी तो उसमें भी जो मंत्री हैं जिनका प्रवास लगाया गया उनको ये तक कहा गया है कि आप प्रवास के दौरान वही रात्रि विश्राम करेंगे, यानी सुबह से लेकर शाम तक वो जनता से रूबरू होंगे और जनता को सरकार की योजनाएं बताएंगे, उसके बाद रात्रि विश्राम करेंगे, उसके बाद सुबह दूसरे दिन फिर वही जनता के साथ जनता के बीच में उतरेंगे और साथ ही साथ जो बूथ स्तर के लोग हैं उनसे भी बैठक करेंगे कि चुनाव में किसी भी तरह की कोई हीला हवाली ना देखने को मिले। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है। जी चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। यूपी के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे और इसी वजह से 10 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतरे। चंडीगढ़ से गोरखपुर जा रही थी यह ट्रेन जो हादसे का शिकार हुई है। दोपहर 2:37 पर ट्रेन हादसे का शिकार होती है। फिलहाल मौके पर राहत बचाव कार्य पूरा हुआ है। आरपीएफ की तरफ से यह बयान सामने आया। तो ट्रेन में फंसे लोगों को निकाला गया और अब रेलवे ट्रैक की सफाई होनी है। तो चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ जो ट्रेन है वो पटरी से उतर गई और यह हादसा तकरीबन दोपहर 2:37 पर हुआ। तो आपको बता दें कि यह बड़ा रेल दुर्घटना हुआ है। मोतीगंज से भिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डेरेलमेंट हुआ है। वहां पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME वो साइट पर पहुंच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं 8957409292। गोंडा में जो वाले में तो खड़ी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, इस पूरे रेल हादसे को लेकर अभी तक आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट? आसिफ, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल सीएम जी बताएं। आसिफ, इस पूरे रेल दुर्घटना को लेकर अभी तक आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? आसिफ जी बिल्कुल सीएम, जो गोंडा में ट्रेन हुआ है, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 6 डिब्बे उतरे हैं और बचाव कार्य की बात करें तो गोरखपुर और लखनऊ की रेलवे टीम रवाना हो गई, मौके पर पहुंच गई है।
जो घायल हैं उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया और साथ ही साथ घायलों के उपचार के लिए बेहतर व्यवस्था भी की गई है। हालांकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो टीम है, बचाव की टीम, स्थानीय डीएमएसपी को भी पूरी तरह से निर्देशित किया है कि किसी भी तरह की असुविधा न हो। और साथ ही साथ जिस तरह से रेल हादसा हुआ, इसके पीछे किसी साजिश है या फिर ट्रेन की पटरियों में कोई खामी थी या रेलवे ट्रेन के जो है पहियों में कोई कमी आ गई। हालांकि जिस तरह से विस्फोट के बाद ट्रेन के डिब्बे उतरे, अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि इस मामले में अब रेलवे की एक टीम इस प्रकरण की जांच करेगी, क्योंकि बेहद गंभीर मामला है। इसमें करीब 4 लोगों की मौत की भी पुष्टि कर दी गई है और 30 से अधिक रेल यात्री घायल हैं और जो यात्री बचे हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे प्रशासन भी पूरी तरह से व्यवस्था कर रहा है। मौके पर डॉक्टरों की टीम भी पहुंच गई है, जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं, उनका उपचार भी चल रहा है। आसिफ, ये जो हादसा हुआ इसके बाद रेल विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया और कितने लोग अनुमानित घायल हुए हैं, कितनों की कैजुअल्टी हुई है? आधिकारिक बयान इसमें कुछ सामने निकल कर आए आसिफ? जी बिल्कुल, अभी इस मामले में आधिकारिक बयान तो नहीं आया है क्योंकि बचाव कार्य चल रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इंडिया वॉइस पर ही बोला था कि इस मामले में करीब 30 लोग घायल हैं, लेकिन जो घायल है उनका आंकड़ा काफी बढ़ गया है क्योंकि कुछ यात्री डिब्बे के नीचे दबे थे, उनको रेस्क्यू कर निकाला गया है। और मृतकों की बात करें तो मृतक का आंकड़े लगातार भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो आंकड़ा है, आधिकारिक आंकड़ा है, माना जा रहा है कि देर रात तक आ सकता है, क्योंकि कुछ गंभीर यात्री घायल हैं जिनका उपचार जिला अस्पताल चल रहा है। कुछ यात्रियों को ट्रामा सेंटर भी रिफर करने की तैयारी की जा रही है। जी आसिफ, और ये रेल हादसा होने के पीछे की कोई वजह, कोई जानकारी, कोई आधिकारिक बयान? देखिए सीएम, जिस तरह से जो रेल हादसा हुआ, हर रेल हादसों की जांच होती है। अभी तक आधिकारिक तौर पर इस हादसे के पीछे कोई बयान नहीं आया हुआ है। हालांकि अभी फिलहाल इसमें ओवर स्पीड की बात सामने आ रही है। अब देखने वाली बात है कि जांच का विषय है कि इस हादसे के पीछे क्या वजह थी। हालांकि और सबसे बड़ी बात है कि करीब आधा दर्जन ट्रेनें जो है ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर, इस पूरी दुर्घटना पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं इस हादसे पर इंडिया वॉइस ने यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री, जुड़ चुके हैं। ब्रजेश पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। ब्रजेश जी, जिस तरह से पूरा हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जरूरी दिशा निर्देश दे दिए, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं सर? अभी 26 घायल मनकापुर सीएचसी में है और 3 गंभीर रूप से घायल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, जो मेडिकल कॉलेज घोषित हो गया है, और 2 लोगों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में उच्च कोटि का इलाज दिया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। एक यात्री को हम देख रहे हैं, किसी को चोट तो नहीं लगी है। सभी जो इंजर्ड लोग हैं उनको हॉस्पिटल हम ले जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी, जिस तरह से आपने बताया व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं, क्या माना जाए? जी ब्रजेश जी, क्या माना जाए, हादसे की क्या मुख्य वजह निकलकर सामने आ रही है? क्या जांच बैठाई जाएगी? ये रेलवे के ऑफिसर से बताएंगे। हमारे साथ तो प्रथम दृष्टया चुनौती है सभी घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, वो हम सर, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से किया जा रहा है? अब चल रहा है। डीआरएफ की टीम मौके पर है और हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर है। ब्रजेश पाठक जी, क्या कुछ जानकारी आप दर्शकों को दे पाएंगे? कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की अभी 26 लोग घायल हैं, वो मनकापुर सीएचसी में, 3 सीरियस घायल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, 2 लोगों को मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। ठीक है ब्रजेश पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक रहेंगे अगली खबर की ओर। यूपी में उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। सीएम योगी ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। आरएलडी ने बीजेपी से 3 सीटों की डिमांड की है। आरएलडी को 1 सीट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो डिमांड 3 सीट की
लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि बीजेपी आरएलडी को एक सीट देगी। तो फिलहाल आरएलडी को एक सीट मिल सकती है, वो भी मीरापुर विधानसभा सीट। ये सूत्रों के हवाले से मैं आपको खबर बता रहा हूं। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, तो ऐसे में विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल, सीट के बंटवारे को लेकर डिमांड और सप्लाई का सिलसिला शुरू हो गया है। तो आरएलडी ने 3 सीट की डिमांड की है भारतीय जनता पार्टी से आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर, लेकिन बीजेपी ने, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि बीजेपी आरएलडी को सिर्फ एक सीट देगी और वो सीट है मीरापुर। तो सूत्रों के हवाले से खबर कि मीरापुर जो सीट है वो आरएलडी को मिलेगी। 3 सीट पर डिमांड तो 3 सीट की है, लेकिन सप्लाई बीजेपी की तरफ से सिर्फ 1 सीट की होगी। तो डिमांड और सप्लाई जो सियासी खेल है, सीट बंटवारा है उपचुनाव को लेकर, अब उसको लेकर सियासी हलचल और सियासी जो ये कयास है वो बढ़ गई है। तो उपचुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सीएम योगी ने तैयारियों को लेकर, उपचुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा शुरू कर दी है और आरएलडी वो भारतीय जनता पार्टी से 3 सीट की डिमांड कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से 10 सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है और अब जो आरएलडी जो कि भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली गठबंधन वाली पार्टी है, अब ये खबर है सूत्रों के हवाले से कि 3 सीट की डिमांड कर रही है। डिमांड 3 सीट की, लेकिन सप्लाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1 की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, अब क्या विधानसभा उपचुनाव में भी कुछ तनातनी देखने को मिलेगी या ये डिमांड और सप्लाई का खेल आगे और भी बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा? कृष्णा, देखिए शिवम, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से रणनीति बना रही है। 10 सीटों के जो उपचुनाव होने हैं उसमें से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, जिसमें से एक सहयोगी दल निषाद पार्टी की थी और एक सहयोगी दल उनके आरएलडी की थी। आरएलडी मीरापुर विधानसभा सीट जो है आरएलडी की थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा फिर फैसला किया है कि जो मीरापुर विधानसभा सीट थी वो आरएलडी के ही खाते में जाएगी। लेकिन आरएलडी के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी, उन्होंने 3 सीटों पर जो है मांग रखी है, जिसको लेकर 2 सीट पर पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने ना तो अभी कोई फैसला सुनाया है ना कोई निर्णय लिया है। आरएलडी की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि 3 सीटें उन्हें दी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें सिर्फ 1 सीट दे रही है, जो मीरापुर विधानसभा की सीट है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है, क्या इस पर और विचार करता है, उनको और सीट देने की बात करता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आरएलडी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ जो है अभी निराशा लगी है। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथ निराशा लगी है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब अपने सहयोगी दलों के ऊपर कितना विश्वास करके और उनकी जो मांगी हुई 3 सीटें हैं उस पर देने के लिए जरूर विचार कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें ज्यादा से ज्यादा पिछड़े नेता शामिल हों, दलित नेता शामिल हों, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जी कृष्णा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने परिणाम देखा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने ओवरटेक किया है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, ये जो 10 सीटें देखिए, 5 सीट तो समाजवादी पार्टी के पास है सीधा सीधा, 1 सीट निषाद पार्टी, 1 सीट आरएलडी और 3 सीट भारतीय जनता पार्टी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो 10 सीट है उपचुनाव में, इससे पूरी तरीके से एक साख का सवाल हो गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर, ये दारोमदार हो गया है कि उपचुनाव में ये दिखाना होगा कि लोकसभा चुनाव तो हो गया, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो दबदबा जो भारतीय जनता पार्टी का है वो बना रहेगा और शायद इसी वजह से नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। देखिए शिवम, भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 मंत्रियों को लगाए हैं, जिनमें हर मंत्री जो है 2 दिन उन विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेगा और सप्ताह में 2 दिन प्रवास के बाद जो उसका रिजल्ट होगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है, जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि जो राष्ट्रीय लोकदल है वो 3 सीट मांग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी
जो मन बना चुकी है कि उसको सिर्फ एक सीट देना है, तो ऐसा जो राजनीतिक जानकार हैं, अगर उनकी माने तो आरएलडी को एक सीट से ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस 10 विधानसभा सीटों पे जिसके उपचुनाव होना है उसमें 7 से ज्यादा सीटें जीतने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में भी कह दिया है कि हम 7। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज अचानक फतेहपुर के जिला अस्पताल पहुंच गए, जिसे देख पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी वार्डों का निरीक्षण करते हुए मरीज और उनके तीमारदारों से बातचीत के दौरान मिली शिकायत पर डीएम को जांच करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। वहीं जिला अस्पताल में गंदगी देख स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भड़क गए। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई करने वाले प्राइवेट एजेंसी का 1 दिन का पारिश्रमिक बिल काटने के निर्देश दिए। साथ ही दवा काउंटर में मरीजों की लंबी लाइनें देख सीएमएस को 1 काउंटर और बढ़ाने के निर्देश भी दिए। हमने निरीक्षण किया है, मरीजों से भी बात की, उनके परिजनों से भी बात की है, सफाई के निर्देश और जो क्यू है उसको कम करने के निर्देश दिए। बड़ी लंबी लाइन है तो काउंटर बढ़ाए जाए और मरीजों को कोई असुविधा न हो। दवाइयाँ पूरी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, कोई दवाई बाजार से नहीं लिखी जाएगी, ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और सभी चिकित्सक समय के साथ बैठे। विशेष रूप से सफाई के मामले में अभी 10 बजे तक पूरी सफाई नहीं हो पाई, तो हमने 1 दिन का कटौती के लिए जो भी एजेंसी है उसका 1 दिन का जो पारिश्रमिक है एजेंसी का जो बिल भरेंगे 1 दिन का हमने काटने के निर्देश दिए हैं। और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और मरीजों के साथ जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए, दवाइयां बाजार से बिल्कुल न लिखें। तो वहीं मथुरा के गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा मेले की धूम देखने को मिल रही है। यह मेला 22 जुलाई तक चलेगा, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर भगवान गोवर्धन नाथ का दूध से अभिषेक कर गोवर्धन पर्वत की 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा की। यह परिक्रमा करीब 7 घंटे में पूरी होती है। पर्यटन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में यहां 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान जिला प्रशासन ने रूट डायवर्जन भी किया है। गोवर्धन चौराहे से सभी प्रकार के भारी वाहन गोवर्धन की ओर प्रतिबंधित किए गए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।